प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण और प्रकाश के दो तथ्य, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, इतने चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है और स्वयं दिखाई नहीं देती है। या दूसरे शब्दों में हम कह लें तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। इसके बाद आते हैं प्रकाश के कुछ गुण के बारे में। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा गुण है कि इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। यह दृश्य प्रकाश का क्षेत्र कहलाता है। तीसरा गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को कह सकते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अन्य पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसके अलावा प्रकाश के बहुत से गुण हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। ये सब प्रकाश के गुण हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश के विभिन्न गुणों के बारे में जाना। अब हम लोग आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी चिकने और पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब प्रकाश की परावर्तन माने पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। यह हो गया प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। शॉर्टकट में कहें तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम लोग इस चित्र का सहारा लेंगे। इस चित्र में यह M1 M2 यह एक परावर्तक तल है। परावर्तक तल कोई भी चिकना तल हो सकता है। जैसे इस चित्र में M1 M2 को एक दर्पण मान लिया गया है। दर्पण परावर्तक तल होगा। इस परावर्तक तल M1 M2 पर एक आपतित किरण है AB जो इस परावर्तक तल के बिंदु B पर आपतित होती है। यह आपतित किरण AB जब परावर्तक तल के बिंदु B पर आपतित होती है तो इस आपतन बिंदु से पुनः परावर्तित होती है और यह परावर्तित किरण है BC। इस प्रकार जो किरण चिकने तल पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसको इस तीर से प्रदर्शित किया गया है। जो किरण चिकने तल से टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसे इस तीर से प्रदर्शित किया गया है। तीर की दिशा किरण के चलने की दिशा है। इधर आने की दिशा है, इधर वापस लौटने की दिशा है। अब इसके बाद यह जो बिंदु B है, इस बिंदु B को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु माने ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस दर्पण M1 M2 या चिकने तल M1 M2 के आपतन बिंदु से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। इस काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। यह जो है परावर्तक तल पर अभिलंब है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का। तो परावर्तन की स्थिति में कोई भी कोण हमेशा हम लोग अभिलंब से ही नापते हैं। कोई भी कोण हम अभिलंब से नापेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं।
आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों कोण को हमेशा हम लोग अभिलंब से ही नापेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो यह पूरा हो गया प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यह जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा इस चित्र में एकदम स्पष्ट है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह आपतन बिंदु बी पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम, परावर्तन कोण यानी स्मॉल आर जो हम लोग माने हैं, यह सदैव आपतन कोण स्मॉल आई के बराबर होता है। यानी परावर्तन कोण स्मॉल आर इज इक्वल टू आपतन कोण स्मॉल आई। ये परावर्तन के दो नियम हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रकाश के दूसरी घटना, प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यह क्या है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग और इसकी दिशा ये दोनों बदल जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन सीधी रेखा में वह एक माध्यम में चलता है, एक पारदर्शी माध्यम में वो सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके चलने की दिशा बदल जाती है, उसके चलने का वेग बदल जाता है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जैसे इस चित्र में देखा गया है। इस चित्र में यह जो M1 M2 यह रेखा खींची गई है, यह एक ऐसी रेखा है जिस रेखा के ऊपर माध्यम दूसरा है और इस रेखा के नीचे का माध्यम दूसरा है, और दोनों माध्यम पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि पारदर्शी माध्यम में ही प्रकाश की चलने की दिशा होती है, प्रकाश चलता है। तो यह M1 M2 एक सेपरेटर है जो दो माध्यमों, माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक n2 है, इन दोनों माध्यमों को पृथक करता है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे। यह जो M1 M2 है यानी कि जो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, माध्यम 1 और माध्यम 2 को, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा मान लेंगे। इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। पुनः वही कार्य करेंगे। प्रकाश की कोई किरण है A B, प्रकाश की कोई किरण है AB जो माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक n1 है उसमें चल रही है। जब तक यह प्रकाश की किरण माध्यम 1 में चलेगी वह प्रकाश की किरण सीधी चलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद, बिंदु B पर आने के बाद, यहाँ पर अब इस प्रकाश के किरण के लिए माध्यम बदल रहा है, अब माध्यम दूसरा हो रहा है। इसलिए प्रकाश की किरण, अगर माध्यम दूसरा नहीं होता तो ये डॉट लाइन से जो बनाया गया है इस लाइन में एकदम सीधे जाता, लेकिन माध्यम बदल गया तो माध्यम बदलने के बाद इसका वेग भी बदलेगा, इसके चलने की दिशा भी बदलेगी। तो अब यह सीधे इस दिशा में न जा कर के कुछ अभिलंब की तरफ चाहे मुड़ जाएगा या किसी किसी दशा में अभिलंब से दूर इधर भी जाएगा, लेकिन अपने मूल मार्ग से हमेशा विचलित होगा। चाहे मूल मार्ग से इधर आएगा अभिलंब की तरफ, चाहे मूल मार्ग से दूर जाएगा अभिलंब से। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश की किरण माध्यम 1 में चलती है उसको कहते हैं आपतित किरण। यहाँ पर AB आपतित किरण है। जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में चलती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण
यानी BC यहाँ पर जो है अपवर्तित किरण है। और वही कार्य अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे i से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पर परावर्तन के नियम में आपतन कोण I था और यह r परावर्तन कोण था, और यहाँ पे परावर्तन कोण न होकर के अपवर्तन कोण है, यह अपवर्तित किरण है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपवर्तन के नियम पर। जिस तरह परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरह अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम, आपाती किरण या आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु B पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। यह पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम कि आपतन कोण यानी i का साइन और अपवर्तन कोण यानी r का साइन, इन दोनों का अनुपात sin I अपान sin r कहलाएगा। और यह sin I अपान sin r जो होता है, यह एक नियतांक होता है, और यह नियतांक दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी sin I अपान sin r बराबर N2 अपान N1। N2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। N1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। या इसी N2 अपान N1 को हम लोग 1n2 से भी प्रदर्शित करते हैं। यह प्रदर्शित करने का तरीका है 1n2। 1n2 क्या है? 1n2 इज इक्वल टू N2 अपान N1। इस 1n2 को हम लोग कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान देना है हमेशा यहाँ पे, n हमेशा अपवर्तनांक कहलाएगा। n के बाईं तरफ एक अक्षर लिखा रहेगा या अंक लिखा रहेगा, n के दाईं तरफ एक अंक या अक्षर लिखा रहेगा। जो बाईं तरफ होगा उसके सापेक्ष होगा और जो दाईं तरफ होगा उसका होगा। जैसे 1n2 यानी 1 के सापेक्ष 2 का। अगर हम माध्यम 1 को हवा मान लें, माध्यम 2 को कांच मान लें, तो हवा को हम लिखेंगे A से, A माने एयर, कांच को लिखेंगे G से, G माने ग्लास। तो यहाँ हो जाएगा ANG। A माने हवा, N माने अपवर्तनांक, G माने ग्लास। और पढ़ेंगे कैसे? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG 1n2। जो बाईं तरफ होगा उसके सापेक्ष होगा, जो दाईं तरफ होगा उसका होगा। माने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तन की घटना में अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी पहला माध्यम सघन हो, दूसरा माध्यम विरल हो, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। और इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो वह अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आती है। जैसा इस चित्र में है, इस चित्र में अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि n2 वाला माध्यम सघन होगा और n1 वाला माध्यम विरल होगा। अब कुछ विशेष बातें हैं इसमें अपवर्तन में, जिसको हम लोग जान लें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर नहीं बदलता है। तो मात्र प्रकाश की आवृत्ति एक ऐसा गुण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलेगी। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। इसके अलावा प्रत्येक चीज़, चाहे वह प्रकाश की दिशा हो किरण की, चाहे वेग हो, चाहे तरंग दैर्ध्य हो, ये सब बदल जाएगा। वेग, तरंग दैर्ध्य यानी रंग सब बदलेगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। अब जैसा हमने बताया कि प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। कैसे? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो विरल माध्यम यानी n1, सघन माध्यम यानी n2
N2 सघन है यानी N2 ज़्यादा होगा, N1 कम होगा। N2 ज़्यादा होगा, N1 कम होगा, तो N2 अपान N1 यह ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस प्रकार साइन आई अपान साइन आर, जो स्नेल का नियम था, साइन आई अपान साइन आर बराबर N2 अपान N1 था, यह N2 अपान N1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि साइन आई ग्रेटर देन साइन आर हो जाएगा, यानी कि आई ग्रेटर देन आर हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण अधिक होगा, अपवर्तन कोण कम होगा। आपतन कोण ज़्यादा, अपवर्तन कोण कम होने का मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इस प्रकार हम लोग जान लेंगे कि किसी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इसी प्रकार दूसरा था कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम यानी N1 कम होगा, विरल माध्यम यानी N2 ज़्यादा होगा, तो N2 लेस देन N1, या इस प्रकार N2 अपान N1 लेस देन 1 हो जाएगा। N2 अपान N1 लेस देन 1 होने का मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू N2 अपान N1 है, यह लेस देन 1 होगा, यानी साइन आई लेस देन साइन आर, यानी कि आई इज लेस देन आर, यानी आपतन कोण कम होगा, अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा। अपवर्तन कोण ज़्यादा होने का मतलब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी। इस प्रकार दोनों की बातें स्पष्ट हो गई कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी, और इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आएगी। इसके बाद अगला तथ्य है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसा इसमें हम लोग दिखाए हैं, यह माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है, और यह जो है माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करने वाला सेपरेटर है। माध्यम 1, माध्यम 2, प्रकाश की किरण माध्यम 1 में आपतित होती है आपतन कोण आई पर, और दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है अपवर्तन कोण स्मॉल आर पर। तो स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे इसको। प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, यानी यदि किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करे, यह पहला तीर हम लोग बनाए हैं, माध्यम 1 में आ रही है और होते हुए माध्यम 2 में जा रही है। अब दूसरा है तीर ऊपर की ओर जो बन रहा है, माने माध्यम 2 से किरण चल रही है और अपवर्तन होने के पश्चात माध्यम 1 में जा रही है। यानी यदि किरण दूसरे माध्यम से आपतन कोण, अब इसके लिए आपतन कोण आर हो जाएगा क्योंकि इससे चल रही है, आपतित हो रही है, तो आपतन कोण आर हो जाए और पहले माध्यम में प्रवेश करे तो निश्चित रूप से आई जो है माध्यम 2 से 1 में जाने के लिए अपवर्तन कोण होगा। और इस प्रकार यहाँ हम लोग कर लेंगे स्नेल के नियम से साइन आर अपान साइन आई बराबर 2 से 1 में, यानी 2n1। 1 से 2 में गया तो 1n2, 2 से 1 में गया तो 2n1, 1 से 2 में गया तो साइन आई अपान साइन आर, 2 से 1 में गया तो साइन आर अपान साइन आई। जहाँ 1n2 क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ 2n1 क्या है? ठीक उल्टा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हम लोग गुणा कर दें तो साइन आई अपान साइन आर गुणे साइन आर अपान साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1, और 1n2 गुणे 2n1 करेंगे तो साइन आई से साइन आई और साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा और 1 होगा, यानी 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, या 2n1 बराबर 1/1n2। यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं।
अब यदि 3 माध्यम हम मान लें, 1, 2 और 3, यानी माध्यम 1 से प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर 2 में गई और यहाँ पे कोई तीसरा माध्यम हो फिर इससे अपवर्तित होकर तीसरे माध्यम में जाए, तो इसी प्रकार हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ 2 के लिए था 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1n2 क्रम से चलिए 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1, 1 2 3, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1, या इसे निकाल लेंगे हम लोग 2n3 बराबर 1 अपान 1n2 गुणे 3n1। और चूँकि 1n3 इज इक्वल टू होता है 1 अपान 3n1 उल्टा, तो इसको हम लोग ऊपर करेंगे 3n1 को, तो हो जाएगा 1n3 बटा 1n2, यानी 2n3 इज इक्वल टू 1n3 बटा 1n2। इस प्रकार प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ लिए। इसके बाद अगला भाग है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह कांच है एक माध्यम, और यह वायु है दूसरा माध्यम, यानी नीचे का माध्यम वायु है और ऊपर का माध्यम कांच है। इन दोनों माध्यमों को यह सेपरेटर अलग अलग कर रहा है। अब जब कोई प्रकाश की किरण, यह OA क्या है? प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है, किसी सघन माध्यम, कांच जो है सघन माध्यम कहलाता है और वायु विरल माध्यम कहलाती है। इसको याद कर लीजिए, वायु हमेशा विरल माध्यम होगी और कांच सघन माध्यम होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण OA किसी सघन माध्यम जैसे कांच, इसके जगह हम लोग जल भी ले सकते हैं, जल भी सघन है, वायु विरल है, से विरल माध्यम जैसे वायु में प्रवेश करती है, तो इसका एक अल्प भाग AC परावर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण यह AB है। यह अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है और विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तित किरण हम जानते हैं हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। तो यह इसका मूल मार्ग हो जाएगा, इस मूल मार्ग से यह दूर हटेगी, यानी कि अपवर्तन कोण जो R है यह आपतन कोण से बड़ा होगा। अब यदि हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, तो आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे यह अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक विशेष आपतन कोण पर इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे यह विशेष आपतन कोण है, इस पर अपवर्तन कोण यह बढ़ करके यहाँ चला गया, 90 डिग्री हो गया। इस विशेष आपतन कोण को ही हम कहते हैं क्रांतिक कोण। इसे स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं, जैसा इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है स्मॉल c से। अब इस विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, इससे भी अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अब क्या होगा, पूरी की पूरी प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित होगी ही नहीं और सारी की सारी आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, इस स्थिति में जैसा कि C में प्रदर्शित किया गया है। फिर से समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अधिकांश भाग अपवर्तित होता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। चूँकि प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी, यानी आपतन कोण I छोटा होगा, अपवर्तन कोण R का मान बड़ा होगा। अब अगर आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आएगी जब एक विशेष आपतन कोण जिसे स्मॉल c कहते हैं, इसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अगर क्रांतिक कोण स्मॉल c से ज्यों ही थोड़ा सा आपतन कोण और बढ़ाएंगे तो अब सारा का सारा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा और इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी क्रांतिक कोण C क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। अब
इसके बाद एक प्रश्न आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब उसकी दो शर्तें पूरी हों। पहली शर्त, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश हमेशा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी कि जैसे कांच से अगर हवा में प्रकाश आएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो सकती है, लेकिन यदि हवा से कांच में आए तब संभव नहीं होगा। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा है, बड़ा नहीं है यानी छोटा है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में संबंध क्या है? तो जैसा कि अभी हम लोग चित्र में देख रहे थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यदि विरल माध्यम को हम लोग 1 लिख दें और सघन माध्यम को 2 लिख दें, यदि विरल माध्यम को 1 लिखें, सघन माध्यम को 2 लिखें, तो स्नेल के नियम से 2n1 यानी माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा sin i अपन sin r। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C के बराबर होता है और अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री होता है। तो 2n1 = sin C, I का मान C है और R का मान 90 है, तो sin C बटा sin 90, sin 90 का मान 1 होता है, यानी 2n1 बराबर sin C। लेकिन हम लोग जानते हैं 2n1 बराबर होता है 1/1n2, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो 2n1 की जगह लिख देंगे 1/1n2 = sin C, या 1n2 = 1/sin C। यह जो है माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें और किसी माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध के सूत्र के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया।